आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परवीन सुपर क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो 10th क्लास का विज्ञान है, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों आज हम लोग उसी का पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। दोस्तों देखेंगे, चलिए आज का वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बारीकी से सभी प्रकार को एक एक करके देखेंगे। तो पहला इसका प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जो संयोजन अभिक्रिया, इसका पहला प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है ना, प्रोडक्ट अधिक तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों देखिए संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण कुछ लिए हैं। देखिए पहला उदाहरण है इसका कोयले का दहन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कोयले का दहन किस प्रकार का था, देखिए सी कार्बन, ठीक है, और O2 ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों तत्व अभिकारक है, ठीक है। ये अभिकारक दोनों मिलकर क्या बन रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर एस जी और जी ये सब क्या है। तो दोस्तों ये है आप लोग का भौतिक गुणधर्म, ठीक है। ये भौतिक गुणधर्म को दर्शाता है। तो दोस्तों कार्बन क्या है, एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड, इसीलिए इसका एस लगा है, ठीक है। और ये जी गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, इसलिए यहाँ पर जी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण को। ठीक है दोस्तों देखिए अगला उदाहरण है जल का निर्माण, ठीक है, जल का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर जल का निर्माण से ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, और ये अभिकारक दोनों अभिकारक मिलकर क्या बना रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ठीक है। एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ये दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, जल, ठीक है, H2O बना रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो और ये दो क्या है, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये 2 जो है ना, ये दोनों तरफ संतुलित करता है, मतलब बराबर करता है। तो दोस्तों आप लोग अगर संतुलित करने वाला वीडियो संतुलित करने नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग को एक वीडियो बना दूंगा संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा प्रकार को, ठीक है। तो देख सकते हैं दूसरा प्रकार दिया है। तो दोस्तों देखिए रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। दोस्तों देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक अभिकारक टूटकर, ठीक है, एक अभिकारक जो है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, वहां पर 2 अभिकारक मिलता है और एक उत्पाद का निर्माण करता था, लेकिन एक अभिकारक यहाँ पर टूट करके 2 उत्पाद का निर्माण करेगा। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड को अगर तोड़ा जाए ना तो ये कार्बन चलिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा, ठीक, उत्पाद में निर्मित होगा। तो दोस्तों Ca और CO3 को अगर तोड़ते हैं तो CaO और Ca2 निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और एक बता दूं, वियोजन अभिक्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इसके साथ साथ मैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों को भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया का जो पहला प्रकार है ना वो उष्मीय वियोजन है। सॉरी, यहाँ पर नियोजन लिखा गया है, यहाँ पर वियोजन होगा, ठीक है। तो उष्मीय वियोजन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उष्मीय वियोजन में क्या होता है, अभिकारक को उष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। जो अभिकारक है ना उसको उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक, उष्मा देकर तोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर लिए हैं, कैल्शियम क्लोराइड को उष्मा देकर तोड़ा जा रहा है और ये उत्पाद निकल रहा है, ठीक, उष्मा देकर इसमें तोड़ा जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया का जो दूसरा प्रकार है वह है विद्युत वियोजन, ठीक, क्या है, विद्युत वियोजन। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं, अभिकारक को विद्युत धारा द्वारा वियोजित किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत वियोजन में क्या होता है, तो इसमें होता है जो अभिकारक होता है ना उसको विद्युत धारा देकर तोड़ा जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए लिए हैं उदाहरण के तौर पर जो H2O है ना, जल को विद्युत धारा देकर यहाँ पर क्या तोड़ा जा रहा है, ठीक है, उसी को क्या वियोजित किया जा रहा है, ठीक है, विद्युत धारा देकर वियोजित किया जा रहा है, उत्पाद बनाया जा रहा है, ठीक है, विद्युत धारा देकर तोड़ा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के तीसरा प्रकार को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है वो क्या है, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रकाश वियोजन क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ठीक, जो सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है ना तब होता है वो वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो सिल्वर क्लोराइड है ना, तो सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के द्वारा तोड़ा गया है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश देकर इसको तोड़ा गया है, ठीक, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है ना। किसी अभिकारक है, कोई मान के चलो कोई भी अभिकारक है उसको प्रकाशीय वियोजन मतलब सूर्य के प्रकाश से तोड़ा जाए ना उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो आप लोग ये तीनों प्रकार समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के जो तीसरा प्रकार है ना उसको देखते हैं। ये था देखिए वियोजन अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार सब ये उसमें वियोजन और विद्युत वियोजन और एक था क्या, प्रकाशीय वियोजन। ये सब क्या था, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार था, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तीसरा प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है ना, जो अधिक क्रियाशील तत्व मतलब कहने का मतलब है अधिक शक्तिशाली, जो कम शक्तिशाली है उसको उस जगह से हटाकर दूसरे उसके जगह पर ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और उसको भगा देता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण, तो दोस्तों आप लोग मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व को किस प्रकार से पहचाने। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग एनसीईआरटी बुक के जो 3.2 का जो सारणी है ना, 3.2 सारणी, तो उसमें एक दिया हुआ है क्या, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी दिया हुआ है। तो उस श्रेणी में दोस्तों आप लोग कौन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कौन
कम क्रियाशील तत्व है, वही सब उस टेबल पर बताया गया है। तो दोस्तों उस टेबल को आप लोग जाके देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ये जो Fe है ना, Fe प्लस CuSO4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Fe जो है दोस्तों Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, ठीक है। ये कम अभिक्रियाशील है Cu Fe से, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए ये जो Fe है ना, Cu को क्या बोल रहा है, तो यहाँ से भाग, ठीक है, क्योंकि ये कम शक्तिशाली वाला है Fe, और Fe जो है अधिक शक्तिशाली वाला है और Cu कम शक्तिशाली वाला है। तो दोस्तों ये जब इसके साथ लड़ने गया ना, तो ये तो कमजोर, Cu तो कमजोर है, तो ये नहीं सका, तो इसके स्थान पर क्या आ गया, Fe, ठीक है, Fe आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया आगे जाके, FeSO4, ठीक है, और इस बेचारा Cu अकेला हो गया, यहाँ पर अकेले है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ गया यहाँ पर किस प्रकार से विस्थापित हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिया है, अब रासायनिक अभिक्रिया की जो चौथा प्रकार है ना, देखिए इस प्रकार से है, क्या है रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, 2 बार विस्थापित होता है। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में 2 विस्थापित होता है, ठीक है, तत्व जो है ना वो 2 विस्थापित होता है। तो यहाँ पर देखिए Na है यहाँ पर, ठीक है, Na और Ba, ठीक है। Na देखिए Ba जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है Na से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Ba बोल रहा है Na को, तो यहाँ से भाग, ठीक है। जब ये कम शक्तिशाली वाला है तब इसको तो यहाँ से भागना पड़ा, नहीं तो ये उठा के पटक देगा। तो तो Na की जगह पर कौन आ गया, Ba, और Na जो है वो Ba की जगह पर चला गया, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए Na, देखिए यहाँ पर जब Na की जगह Ba ले लिया ना, तो यहाँ पर हो गया BaSO4, ठीक है, BaSO4। उसके बाद जब Na जब Ba की जगह ले लिया, तो यहाँ पर बन गया NaCl, ठीक है। तो ये 2 जो है संतुलित करने के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो कंटिन्यू अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें। दोस्तों देखिए रासायनिक अभिक्रिया का जो 5वां प्रकार है वो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का 5वां प्रकार है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ठीक। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों जब साथ में रहता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ये दोनों अभिक्रिया साथ में हो तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर बारीकी से दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपचयन अभिक्रिया, सबसे पहले देखते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या होता है, क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जब ऑक्सीजन का जो योग हो, मतलब वृद्धि हो, ऑक्सीजन जब बढ़ने लगा और हाइड्रोजन जब घटने लगा, तो वो वही क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उदाहरण देखिए, C है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे जाके क्या बना, CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अभी देखते हैं अपचयन अभिक्रिया को, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। तो इसके पदार्थ में, ठीक है, हाइड्रोजन का वृद्धि होना या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होना, ठीक है, क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों ठीक उपचयन अभिक्रिया का ही विपरीत होता है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका भी उदाहरण देख लीजिए, CO है, ठीक है दोस्तों, CO है यहाँ पर,
तो आगे जाके यहाँ पर क्या हो गया, Cu हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, मतलब ये क्या बन गया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया ये बन गया अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर आके क्या बन गया, यहाँ पर O ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पर योग हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन का योग हो गया, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, उपचयन अभिक्रिया बनता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों जब ये वाला क्या बोलते हैं साथ में हो तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों साथ में हो तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर कोई पूछ दे क्या CuO प्लस H2 और ये जब ये कोई क्या ये देखिए ये वाला सूत्र दे और यहाँ पर पूछ दे कि क्या ये उपचयन अभिक्रिया है, तो हाँ है, और अपचयन अभिक्रिया है, हाँ है, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। तो उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव देखेंगे दोस्तों, अभी देखिए, तो पहला इसका उपचयन अभिक्रिया के दो प्रभाव है। ठीक है, तो पहला देखिए संचारण के तौर पर एक है विकृत गंधिता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संचारण के में देखते हैं जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संचारित हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखें, इसका उदाहरण भी देखिए, लोहे पर जंग लगना, यह भी क्या है, संचारण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जब कोई लोहा को पानी में या फिर वायु के संपर्क में रखा जाए कुछ दिन तक तो वह क्या हो जाता है, बुरा बुरा सा होने लगता है, तो वह क्या जाता है, जंग लगने लगता है। तो यहाँ पर आगे देखिए दिया है, चांद, तो दोस्तों देखिए चांदी पर काली परत। ठीक है, चांदी पर काली परत भी एक संचारण का उदाहरण है। यहाँ पर तांबे पर हरी परत भी होता है जब वायु तथा पानी में के संपर्क में आता है कुछ दिन तक, तो ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसका दूसरा प्रभाव। तो दूसरा प्रभाव है दोस्तों देखिए विकृत गंधिता। ठीक, क्या है विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। ठीक, जब कोई भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तेलीय खाद्य पदार्थ जो वायु के संपर्क में आता है ना, तो वो क्या होता है, उपचयित हो जाता है, और जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर तेलीय पदार्थ है तो उसका अगर वायु के संपर्क में रखा जाए ना, तो कुछ देर बाद वो उसका स्वाद भी ठीक नहीं आएगा और उसका गंध भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, जो तापमान के आधार पर, पहले तो देखे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब देखें तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों दोनों को एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। ठीक है, तो देखिए जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। देखिए उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकलता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं प्राकृतिक गैस, देखिए मैग्नीशियम CH और O2 को जब ये क्या है, अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद के साथ साथ क्या निकला, ऊष्मा, इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मीथेन है CH4 और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ आगे जाके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, और H2O गैस, मतलब ये गैस के रूप में है, जल नहीं है, ये लिक्विड के रूप में नहीं है, गैस के रूप में है। तो
ठीक है, ये गैस के रूप में है तो ये क्या भाप निकल रहा है, ठीक, भाप निकल रहा है और ऊष्मा निकल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, जिन अभिक्रिया में अभिकारों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक जो है ना उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा या फिर प्रकाश, विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऊष्मा का उदाहरण लिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं जो वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार है ना उनमें से आप किसी एक को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊष्मा को लिया हूँ, तो CaO3 है, ठीक है। इसको जब ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऊष्मा अभिकारक जो है ना ये अभिकारक को ऊष्मा देकर तोड़ा जा रहा है, तो इसे ही क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। जब इसको तोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर निकल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।